हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से चित्रा मिश्रा। आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धतियां। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आत्मनिरीक्षण व अंतर्दर्शन विधि। वैसे 9 विधियों को बताया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धतियों को 9 विधियों में बताया गया है। सबसे पहला आत्मनिरीक्षण व अंतर्दर्शन विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक पद्धति, तीसरा है बहिर्दर्शन, चौथा है जीवन इतिहास, पांचवा मनोविश्लेषणात्मक पद्धति, छठवां साक्षात्कार पद्धति, सातवां प्रश्नावली पद्धति, उपचारात्मक पद्धति, गाथा वर्णन विधि। इस तरह से हमने 9 विधियों को अवलोकित किया। अब हम इसको व्याख्यान के रूप में समझेंगे, जिसमें पहली विधि होगी आत्मनिरीक्षण व अंतर्दर्शन विधि। आत्मनिरीक्षण, इसमें तात्पर्य है अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, अपने आप को अवलोकित करना। आप अपने आप को क्या ईमानदारी से प्रकट कर पा रहे हैं। आपका अगर अध्ययन हो रहा है तो आप अपने आप को अच्छा दे पा रहे हैं। इस पद्धति में व्यक्ति स्वयं स्थिति का अवलोकन करता है और उसका मूल्यांकन करता है। स्वयं में ये विधि अर्थपूर्ण थी, किंतु बाद में सामाजिक तौर पर यह विधि वैध नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करेगा वो सकारात्मक रूप में संभव हो सकता है, लेकिन जो स्वयं का मूल्यांकन करेगा उसके निगेटिव जो भी भूमिका होगी वो कभी उभर के नहीं आएगी, सकारात्मक ही भूमिका उभर कर आएगी। तो व्यक्ति के 2 पहलू होते हैं, किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो व्यक्ति के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू विद्यमान है। तो जब हम स्वयं का मूल्यांकन करेंगे तो हमारे अगर नकारात्मक पहलू उभर कर प्रत्यक्ष नहीं आएंगे और सकारात्मक ही पहलू अगर प्रत्यक्ष आते हैं तो ऐसे में किसी का भी मूल्यांकन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये आत्मनिरीक्षण एवं अंतर्दर्शन विधि बाद में अवैध साबित हुई, उसका वो वैलिड नहीं थी, वैध नहीं है। अब दूसरा जो है वो प्रयोगात्मक पद्धति है। ये तो हम आज भी देख रहे हैं कि प्रयोगात्मक पद्धति को पूरी तरह से सराहा जाता है। इसमें इस विधि के अंतर्गत प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित किए हुए वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है और तथ्य एकत्र करता है। ये विधि सर्वाधिक प्रयोगपूर्ण है। इस विधि को, ये सर्वमान्य विधि है, इस विधि को बहुत ही सराहा गया है। ये सराहनीय पूर्ण विधि है। इस प्रयोगात्मक विधि को जितने भी विज्ञान के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ये भी उस चीज का प्रयोग करते हैं, किस बारे में अध्ययन करना है, वो सारी प्रयोगशाला पद्धति के अंदर ही आते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि में इसका अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण और क्रियाओं आदि को देखकर उसकी मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। वैसे तो ये विधि अपने आप में परिपूर्ण है, किंतु किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए बाहरी मूल्यांकन से ही व्यक्ति की स्थितियों को समझना बहुत ही मुश्किल है, संभव नहीं है। यदि व्यक्ति उस समय अगर आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो तो व्यक्ति अगर सचमुच में अगर वो दुखी है तो दुखी के भाव भरकर उसके चेहरे पर आ रहे हैं, अगर वो, तो आप उसका मूल्यांकन दुख के रूप में उसका मूल्यांकन करेंगे कि ये इस समय दुखी है, लेकिन अगले ही पल वो खुश हो जाता है। इस तरह से बाहरी मूल्यांकन से सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए मूल्यांकन करना उचित है, लेकिन हमेशा के लिए मूल्यांकन करना पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद है बहिर्दर्शन विधि। फिर इसके बाद जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि में इस पद्धति के बारे में, व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसको इंग्लिश में केस स्टडी मेथड बोलते हैं, केस स्टडी मेथड। जीवन इतिहास विधि किसी के बारे में, या एक बालक है उसके
जैसे उसका व्यवहार अभी जो अवलोकित हो रहा, जैसे वो बहुत अपराधी क्या, शरारती प्रवृत्ति का है। बालक तो शरारती प्रवृत्ति का है, जब बहुत बड़ा होता है तो वो थोड़ा अपराधी प्रवृत्ति का होता है। लेकिन हम एक छोटे बालक को ही लेंगे कि वो बहुत ही शरारती प्रवृत्ति का है, तो उसके केस स्टडी के बारे में जानेंगे, तो केस स्टडी करेंगे और जीवन इतिहास विधि जानेंगे, तो उसके बारे में क्या जानेंगे कि शायद उसकी माँ नहीं है। जब माँ नहीं है तो परवरिश कैसे दे सकती है, या माँ है तो माँ रह नहीं पा रही है, माँ सर्विस कर रही है, बहुत अच्छे से लालन पालन नहीं कर पा रही है, इसलिए बालक शरारती होता जा रहा है, उद्दंड होता जा रहा है और उसके जीवन इतिहास को पूरी तरह से समझा जा रहा है। मतलब 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में वही बालक सबसे ज्यादा उद्दंड है, तो उसके जीवन इतिहास को जांचा परखा जाता है। कोई व्यक्ति भी है उसकी भी केस स्टडी की जाती है। केस स्टडी से ही उसके जो भी समस्याओं का या उस व्यक्ति का मूल्यांकन है, उस बालक का मूल्यांकन है, तभी हम उसको कर सकते हैं। व्यक्ति कहीं अपराधी तो नहीं है, कैसे हम उस चीज के बारे में पता लगाते हैं। जैसे कोई भी है, किसी के बारे में हमें अगर लिखित पता करना है कि वो व्यक्ति सही है अथवा नहीं है, तो जब हम उसके बारे में पूरी तरह से अध्ययन करेंगे तभी मुझे पता चलेगा ना कि वो व्यक्ति अच्छा है या नहीं है। परिवार में उसके माता पिता से, समाज में उसके परिवेश में आने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की जाती है और स्वयं व्यक्ति से भी पूछा जाता है कि इस विधि के माध्यम से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। पांचवा है मनोविश्लेषण विधि। इस पद्धति के जन्मदाता फ्रायड थे। उनके अनुसार मन 3 स्तर होते हैं: चेतन जो चल रहा है, अचेतन वर्तमान और भूतकाल से जुड़ा हुआ, अचेतन बीता हुआ। जो अचेतन है वो बीता हुआ होता है, अचेतन है वर्तमान और भूतकाल से जुड़ा हुआ होता है, चेतन है जो चल रहा होता है। अचेतन मन व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जो बीता हुआ होता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और उसकी मानसिक ग्रंथियों का पता लगाया जा सकता है, या मानसिक ग्रंथियों का पता लगाया जाता है। 6 नंबर साक्षात्कार विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि देख लिया, फिर इसके बाद साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में इस विधि के माध्यम से व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार देने वाला और एक लेने वाला एक या समूह में भी हो सकते हैं। फिर से इसको रिपीट करते हैं। इस विधि के माध्यम से व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार देने वाला, एक लेने वाला, एक या समूह में भी हो सकते हैं। इसके बाद प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में देखेंगे, इस विधि से छोटे छोटे प्रश्न तैयार किए जाते हैं और किसी भी तरह की प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं और व्यक्ति को हल करने के लिए भेज दिए जाते हैं। कभी तो सामने ही प्रश्नावली तैयार की जाती है और सामने ही प्रश्न दिए जाते हैं और बालक से उसको सॉल्व कराया जाता है, हल कराया जाता है। लेकिन प्रश्नावली का एक मानक पूरी तरह से जो तैयार हुआ है, इसके लिए प्रपत्र तैयार किए जाते हैं प्रश्नावली के रूप में और उसको भेजा जाता है और उससे उत्तर मंगवाए जाते हैं भर के कि किस तरह से क्या होता है। 8वां पॉइंट है उपचारात्मक पद्धति। उपचारात्मक पद्धति में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कठिनाई होने पर उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति से पूछा जाता है और उसकी समस्याओं का निदान भी किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कठिनाई होने पर उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति से पूछा जाता है और उसकी समस्याओं का निदान किया जाता है। फिर इसके बाद है गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि में इसमें व्यक्ति अपने पूर्वानुभव का, व्यवहार का अध्ययन करता है और उसी के आधार पर उसका निदान किया जाता है। जो व्यक्ति अपनी स्टोरी बताएगा, अपनी कहानी बताएगा, उसी के आधार पर उसका निदान भी किया जाता है। अब हमने शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धतियां देखी। शिक्षा मनोविज्ञान पद्धतियों में आत्मनिरीक्षण व अंतर्दर्शन विधि, दूसरी प्रयोगात्मक विधि, तीसरी बहिर्दर्शन विधि, चौथी जीवन इतिहास, देन मनोविश्लेषणात्मक, नेक्स्ट साक्षात्कार पद्धति, प्रश्नावली पद्धति, उपचारात्मक पद्धति और गाथा वर्णन पद्धति। इस प्रकार से 9 विधियां हमने पद्धतियां देखी शिक्षा मनोविज्ञान को किस तरह से जज
किया जा सकता है, बालक के व्यक्ति के अंदर की मनोभावों को किस तरह से निकाला जा सकता है, इस तरह की पद्धतियों का वर्णन हमने किया। इस तरह को पद्धतियों का हमने अध्ययन किया। इसके बाद मनोविज्ञान के संप्रदाय को भी हम देखेंगे। मनोविज्ञान के संप्रदाय में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में संप्रदाय का अर्थ करने वाले व्यक्तियों का संगठित समूह या समुदाय और चिंतन विचार करने की विधि से है। इसमें पहला आएगा संरचनावाद। संरचनावादी विचारधारा के संपादक विलियम वुंट, ध्यान से सुनिएगा, संरचनावादी विचारधारा के प्रतिपादक विलियम वुंट और टिचनर, विलियम वुंट और टिचनर हैं। इन्होंने जर्मनी में लिप्जिंग नगर में 1879 में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। संरचना संप्रदाय की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार संरचनावाद को हम फिर से देख लेते हैं। संरचनावादी विचारधारा के प्रतिपादक विलियम वुंट और टिचनर हैं। इन्होंने जर्मनी में लिप्जिंग नगर में 1879 में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। अब हम संरचनावादी संप्रदाय की विशेषताएं देखेंगे। पहला है, ये अनुभव का आधार तंत्रिका तंत्र को मानते हैं। ये अनुभव का आधार तंत्रिका तंत्र को मानते हैं जो अनुभव प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट है, अनुभव व्यक्ति की चेतन की आंतरिक संरचना है। अनुभव व्यक्ति की चेतन की आंतरिक संरचना है। तीसरा पॉइंट है, चेतन के 3 तत्व हैं। चेतन के 3 तत्व हैं। फर्स्ट पॉइंट संवेदन, सेकंड पॉइंट प्रतिभा, तीसरा पॉइंट और थर्ड पॉइंट है भाव। फिर से चेतन के 3 तत्वों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला है संवेदन, सेकंड प्रतिभा, थर्ड भाव। चौथा, संवेदन का संबंध प्रत्यक्षीकरण से है। पांचवा, प्रतिभा का संबंध विचारों और भावों का संबंध संवेगों से होता है। मन और नेक्स्ट पॉइंट है, मन और शरीर दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है और दोनों मिलकर मानसिक क्रियाओं के घटित होने की व्यवस्था करते हैं। इस तरह से हमने संरचनावाद की विशेषताओं का अध्ययन किया। अब हम संरचनावाद की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संरचनावाद की सीमाएं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इस संप्रदाय ने मनोविज्ञान के एक सीमित क्षेत्र में ही कार्य किया है। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने मन की समग्रता की दिशा में कोई कार्य नहीं किया है। तीसरा पॉइंट, अभिप्रेरणा और व्यक्ति जैसे विषयों से संबंधित कोई समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार हमने संरचनावाद की विशेषताएं और संरचनावाद की क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में संरचनावाद का शिक्षा में योगदान या गुण के बारे में, सिद्धांत के बारे में, क्या प्रकारवाद का योगदान और गुण है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।